नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि में एक ऐसा जाना पहचाना नाम जिसने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से न सिर्फ अपनी लेखनी से बल्कि टीवी पत्रकारिता से भी इस देश में पत्रकारिता की एक नई मिसाल कायम की है। कुछ ऐसे आयाम स्थापित किए हैं जो निश्चित रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में आने वाले विद्यार्थियों के लिए, शोधार्थियों के लिए और पत्रकारिता के क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश राजपूत जी की। आज हमारे साथ वो चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। वर्तमान में उन्होंने एक किताब लिखी है, वो 17 दिन। ये उनके रिकॉग्निशन का तो हस्ताक्षर नहीं है क्योंकि इसके पहले भी वो बहुत बुक्स लिख चुके हैं। ये उनकी चौथी किताब है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में इस किताब के माध्यम से बहुत कुछ समझने को मिलेगा कि 17 दिन में ऐसा कुछ घटा है मध्य प्रदेश की राजनीति में जो मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में कभी नहीं हुआ। तो हमारे साथ ब्रजेश राजपूत जी मौजूद हैं। आपका सर बहुत स्वागत है IND 24 में। शुक्रिया नवीन भाई, आपने यहाँ मुझे बुलाया और लोगों से बात करने का मौका दिया अपनी किताब को लेकर। सामान्यतः टीवी पत्रकारिता के बारे में एक जनरल जो परसेप्शन है हम बना लेते हैं मानस के, टीवी पत्रकार माने बहुत ज़्यादा गहराई में न जाने वाला पत्रकार होता है। टीवी पत्रकार माने एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत जल्दबाजी में रहता है, उसको खबर ब्रेक करने की जल्दबाजी होती है, चाहे भले ही वो ब्रेक करके दे वो खबर। तो उस पूरे मानस को, उस पूरी सोच को परिवर्तित करने का काम किया कि पत्रकारिता कितनी टफ होती है टीवी की। ये कहाँ से जेहन में आया कि इसको लिखा जाए? दरअसल मैं तकरीबन काफ़ी लंबे समय से पत्रकारिता में हूँ, प्रिंट में भी काम किया है और टेलीविज़न में पिछले लंबे समय से काम कर रहा हूँ। तो लगता था जो आपका जो जनरल परसेप्शन है कि लोग मानते नहीं थे कि ये कोई गंभीर पत्रकार है जी। मगर ये बात तो मानना पड़ेगा कि हम उन तमाम पत्रकारों से ज़्यादा मेहनती पत्रकार हैं। हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, हम ज़्यादा फील्ड पर रहते हैं। दिखने का मौका भले ही कम मिले, मिनटों में सेकंडों में मिले, मगर हम तमाम और दूसरे पत्रकारों से ज़्यादा मेहनती हैं। और हमें जो पर्दे के पीछे की जो हम लोग की भागदौड़ होती है वो सामने टेलीविज़न के सामने दिखती नहीं है। तो मन में यही विचार था कि, और ऊपर से फिर हम लोग तो पढ़ लिख के आए थे ना, हम ऐसे नहीं आए थे कुछ नहीं मिला तो पत्रकारिता करने आ गए। हमने बाकायदा पत्रकारिता का कोर्स किया है, यूनिवर्सिटी में गए हैं। तो जो सारी जो नई पीढ़ी के लोग आ रहे हैं वो यूँ ही नहीं चले आ रहे हैं। तो बताना था कि नहीं, हम यूँ ही नहीं चले आए, को सोच समझ के चुन के इस प्रोफेशन में आए हैं। तो इस प्रोफेशन को एक मजबूती देनी थी और इस प्रोफेशन का वो चीज़ सामने लानी थी। तो यही वजह थी कि जब हमने वक्त मिला तो लगा लिखते भी गए। और लिखना इसे भी इसी मकसद से था कि चूँकि हम बहुत कुछ देखते रहते हैं जो अपनी खबरों में नहीं दे पाते, क्योंकि खबर की एक सीमा होती है मिनटों में, सेकंडों में, मगर हम देखते ज़्यादा हैं क्योंकि हम फील्ड पे ज़्यादा वक्त रहते हैं। अखबार वालों के साथ ऐसा नहीं होता। अखबार वाले फ़ोन पे बहुत सारा काम चला लेते, कभी आ गए तो आ गए, मगर हम लोग को तो मौके पर रहना पड़ता है और सब जगह रहना पड़ता है। तो लगा वो सारी बातें जनता के सामने आनी चाहिए जी। तो फिर उस दरमियान लिखने की भूमिका बनी, लिखते रहे। जब बहुत सारा लिखा तो लगा तो अच्छी किताब है। तो इसके पहले मेरी किताब थी ऑफ द स्क्रीन, उसमें बहुत सारी कहानियों के जो टीवी की कहानियां हैं, उस भागदौड़, मारामारी, उस सबको एक कहानी के रूप में कहा। बेसिकली हम लोग तो कम्युनिकेटर होते हैं, कम्युनिकेशन फील्ड के लोग हैं। हम लोग किस्से कहानी सुनाते हैं। तो यदि हम किस्से कहानी अच्छे सुना पाते हैं तो बेहतर पत्रकार हैं। मगर हम पत्रकार हैं, साहित्यकार नहीं है, तो हमारी कहानी में तथ्य होते हैं। तो तथ्यों के साथ कहानी कहते हैं, इसलिए हम लोग पसंद करते हैं और सुनना चाहते हैं जी। और आप भी शायद, आपका प्रोग्राम इसलिए पॉपुलर है कि आप भी हर चीज़ को एक बहुत बेहतर से तरीके से पेश करते हैं, कम्युनिकेशन। जैसा आपने कहा कि जो जब बिहाइंड द स्क्रीन, जब आपने जो ऑफ द स्क्रीन अपनी जब बुक लिखी तो हर व्यक्ति बिहाइंड द स्क्रीन स्टोरी से परिचित नहीं होता। जैसा आपने कहा कि टीवी की पत्रकारिता में हर चीज़ की प्रामाणिकता आपको चाहिए, आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, तथ्यों को जुटाना, देखा बहुत ज़्यादा जाता है, फिर उसको बहुत कम शब्दों में पिरोना। तो ऑफ द स्क्रीन में आपने ऐसी बहुत सारी स्टोरीज की जो जिन विषयों पर आपने खबर की थी उनसे ज़्यादा उनकी वो कहानियाँ लोगों के मानस में घर की गई। तो ऑफ द स्क्रीन लिखने का विचार कहाँ से आया ऑन द स्क्रीन रहते हुए? बेसिकली वही कि हम लोगों ने सोचा कि जो इतनी मेहनत है कि हम आप बैठे हुए हैं घर परिवार के साथ, अचानक एक फ़ोन आता है एक्सीडेंट का, तो पहले उस खबर को कंफर्म करो, फिर उस एक्सीडेंट वाली जगह पे पहुंचो, फिर वहाँ से कवरेज करो। हम लोग उस प्रोफेशन में हैं जहाँ पे लोग उन
जगहों से भागते हैं जान बचा के, और हम लोग उन जगहों पे जाते हैं कवरेज के लिए, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं जनता को मालूम तो चले कि हमें एक स्टोरी के पीछे कितनी भागदौड़ी होती है, कितनी मशक्क़त होती है। हम लोग हर बार किसी नई जगह पे जाते हैं, नए दोस्त बनाते हैं, नया काम निकालते हैं और नए तरीके से उसको जनता के सामने लाके बिना लड़े झगड़े, बिना अपना पेशेंस खोए, बिना अपना अहम सामने रखे हुए, क्योंकि टेलीविजन पत्रकार एकदम डिफरेंट टाइप का होता है जी। जिसका कोई अहम नहीं होता है, जिसको सिर्फ खबर से मतलब होती है, उस खबर को निकालना होती है। तो उस खबर को निकालने के चक्कर में नए नए दोस्त बनते हैं, नए नए तरीके से उस खबर को निकाली जाती है, तो वो सब मेहनत जनता के सामने आए। तो मेरी जब वो किताब आई तो लोगों ने यही कहा, यार आप लोग तो बहुत मेहनत करते हो, ऐसा तो हमको नहीं मालूम था। तो मैं यही लोगों को बताना चाह रहा था कि हम लोग वैसे नहीं हैं, हम लोग टेलीविज़न पत्रकार हैं, आम पत्रकार से ज़्यादा मेहनती हैं, ज़्यादा समझ रखते हैं और ज़्यादा मेहनत करने की। एक मेरे मित्र ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, किसी एक पाठक ने लिखा था कि ब्रजेश राजपूत बहुत अच्छे हलवाई हैं जी। वो ताजी मिठाई तो न्यूज़ में बता देते हैं, मगर जो मिठाई बचे रहती है उसकी भी एक रीपैकेजिंग करके मिठाई बना के अपनी किताब में पेश कर देते। या मैं पिछले लंबे समय से कॉलम लिख रहा हूँ सुबह सवेरे, वहाँ संडे को छपता है। अगर मैं आपकी बुक्स को पत्रकारिता रूपी अचार, मुरब्बा, पापड़, जो फूड्स हैं जिनको हम प्रोसेस्ड करके रख लेते हैं, तो एक तरीके से ये प्रोसेस्ड जर्नलिज्म है जो आपको जर्नलिज्म के वो एक्सपीरियंसेस देता है जो आप जर्नलिज्म करने के बाद जान पाते हो। तो ये इस बुक्स को लेके बहुत जगह आप छात्रों से, साहित्यकारों से रूबरू हुए और आपने बहुत अद्भुत बात कही कि मैं पत्रकार हूँ, साहित्यकार नहीं। तो बहुत ज़्यादा लच्छेदार, बहुत ज़्यादा अनुप्रास, बहुत ज़्यादा अलंकार, बहुत ज़्यादा उपमाएं उनमें नहीं थी, लेकिन तथ्य बहुत थे। तो जब तथ्य और कथ्य लोगों के सामने पहुंचे तो लोगों ने इसको कैसे रिस्पॉन्स कैसे किया जब लोगों से आप मिले एक लेखक के तौर पर? नहीं, लोगों ने कहा आप तो लिखते भी हैं। पहले तो उनका भ्रम एक टूटा, आप तो लिखते भी हैं, पर उनको बार बार हम लोग बताना चाहते हैं कि हम इस शहरी प्रोफेशन में आए हैं तो लिखने के लिए आए हैं। अब ये अलग बात है कि लिखते हम टीवी कैमरे से, मगर उसके पहले जब अखबार में थे तो लिखते ही थे, और लिखने के लिए इस प्रोफेशन में आए। बेसिकली हम लोग तो कम्युनिकेशन के फील्ड के मास्टर लोग हैं, कम्युनिकेशन पढ़ा हुआ है, कोई चीज़ आती है उसको आसान सरल तथ्यों के साथ पेश करते हैं, तो यही तो कम्युनिकेशन है। तो पहले तो उनको यही भ्रम टूटा, अरे आप तो लिखते भी हैं, पर हमका नहीं, लिखते नहीं, हम अच्छा लिखते हैं। तो फिर लगातार लिखते लिखते उन लोगों को एक तो ये भ्रम टूटा कि टेलीविज़न वाले लिखते नहीं हैं, तो पहले उनका ये भ्रम तोड़ा कि नहीं, हम टेलीविज़न वाले भी हैं और लिखते भी हैं जब वक्त मिला तो। फिर दूसरी बात ये कि हम बेहतर लिखते हैं क्योंकि हमारी भाषा सरल होती है, हमको बोलना होता है। एक लिखने की भाषा होती है और एक कहने की भाषा होती है, आम जनमानस की भाषा है हमारी। तो हम लोग आम जनमानस की भाषा बोलते हैं जो उनको आसानी से समझ में आती है, बिना किसी साहित्यिक भाषा का टच लिए हुए, एक तथ्यों के साथ बोलते हैं जो उनको अच्छी लगती है। तो फिर और अच्छी तरीके से हम लोग कहानी पेश करते हैं। टेलीविज़न में कहानी पेश करना तो आता है कि कहाँ इमोशन है, कहाँ किसी चीज़ को उभारा जाता है, तो वो चीज़ जनता तुरंत पढ़ लेती थी और उसको दिल के करीब रखती थी। मैं अभी भी कई जगह जाता हूँ तो मुझे कई लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि अरे आपकी वो कहानी पढ़ी थी, सुनी थी। अब लोगों को मेरी कहानी, देखी हुई कहानी याद नहीं है, मगर मेरी पढ़ी हुई कहानी याद है, क्योंकि देखी हुई कहानी तभी याद रहेगी जब उसमें कोई खास विजुअल होगा, मगर पढ़ी हुई कहानी तब याद रहेगी जब आप पूरा पढ़ लेते हो तो वो एकदम दिल के करीब आ जाती है। तो मेरी कई कहानियाँ टेलीविजन वाली, एक कल्पनाशीलता पैदा हो जाती है, विजुअलाइजेशन करने लगता है पढ़ के। हाँ, जैसे ऑब्वियस स्क्रीन में कई ऐसी अद्भुत कहानियां हैं कि हमारे एक बहुत बड़े राइटर हैं दिव्य प्रकाश दुबे, वो पढ़ के हैरान रह गए कि ब्रजेश राजपूत को ऐसे जिंदा कैरेक्टर कहाँ से मिल जाते हैं। तो मैंने बताया कि सर हम लोग टेलीविजन के पत्रकार हैं, सड़कों पर ही रहते हैं। जैसे एक बार हम लोग ओमकारेश्वर गए थे और ओमकारेश्वर में मुख्यमंत्री जी आने वाले थे, थोड़े लेट हो गए, वो नहीं आ पाए, तो हम लोग सड़कों पर घूमने निकल गए। सड़कों पर घूमने निकले तो वहाँ देखा एक स्वीपर बहुत बढ़िया झाड़ू लगा रही है, अच्छे कपड़े पहन के, बढ़िया पिंक कलर की सैंडल पहने हैं, अच्छी साड़ी पहने हुए है, स्लीवलेस ब्लाउज पहने हुए है, पीछे कट है उसका, बहुत सुंदर सी लग रही है। तो इसी को थोड़ा देख के हमने उस पर कहानी लिख दी कि वो झाड़ू लगाती ओमकारेश्वर के पथ पर। ये टेलीविजन की कहानी नहीं थी, मगर एक वो कहानी थी कि कैसी एक सुंदर सी लड़की, जो आपका भ्रम तोड़ा ना, आमतौर पर आप स्वीपर्स को कैसे देखते हो, मगर आप तो पत्रकार हैं, आपने तुरंत नज़र में आ गई, तो आपने उस पर कहानी लिखी और फिर बाद में उस कहानी को फिर हमने टेलीविजन में भी किया। तो उस लड़की के पास कई जगह से बुलावा आया, उसको सम्मान किया गया और ये तमाम चीज़ें की गई। तो एक नज़र, तो आप जानते हैं पुराने पत्रकार हैं कि नज़र में खबर होती है, तो जहाँ आ जाए तो उसको लिख दो तो लोग उसको लंबे समय तक याद रखते हैं। जैसा कि आपने कहा कि जब आपने वो कहानियाँ चुनी तो कई ऐसे किरदार जो है उनको रेखांकित किया जो कहीं ना कहीं आम जनमानस की नज़रों से दूर थे या सामान्य दृष्टि से दूर थे। तमाम सारे किरदारों को रेखांकित करने वाले व्यक्ति को जब खुद रेखांकित किया जाए
आपको कई पुरस्कारों से नवाजा गया लेखन के लिए, आपकी पत्रकारिता के लिए। तो जब वो रेखांकन खुद के लिए मिलता है, जब हम दिख रहे हैं और लिख रहे हैं और दोनों के लिए हमें रिवॉर्ड मिल रहा है, उस वक्त जो मनोभाव होता है, जो मन स्थिति होती है, उस पर जरूर मैं आपके विचार जानना चाहूँगा। नहीं, तब लगता है कि हम सही जगह हैं, सही प्रोफेशन में हैं, और ये तोहफा या पुरस्कार हमारा नहीं है, हमारे प्रोफेशन के लिए है, जिस प्रोफेशन के दम पे हमें आज यहाँ तक आए हैं और जिसको सराहा जा रहा है। आपने जो बात कही कि दूसरों के लिए कहानियाँ कहते हैं, मगर हमें इस किताब में कुछ कहानियाँ ऐसी हैं कि हम भी कहानी बन जाते थे कई दफ़ा। जैसे हम लोग मंदसौर में गए थे, जब वहाँ फायरिंग हुई थी, तो जनता का गुस्सा कई दफ़ा आजकल मीडिया पे निकलता है, तो ऐसी एक भीड़ में हम भी मॉब में घिर गए थे, किसी तरह जान बचा के भागे, मगर हमारा कैमरामैन इतना होशियार था कि उसने उस दरमियान भी रिकॉर्ड कर लिया जी। तो उस दरमियान जब हम पे हमला हो रहा था, उसने वो भी रिकॉर्ड कर लिया। तो हमको लगा कि इसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब देंगे तो मुझे मालूम था कि इसका एक पैनिक क्रिएट होगा मेरे परिवार वालों पर भी, मेरे दोस्तों पर भी, सब जगह पर भी, और आप पिट तो रहे हुई, तो ये आपके खिलाफ भी खबर जाएगी, क्योंकि आप तक टेलीविजन पे एक छवि होती है ना, आप तो महाबली हो, बाहुबली हो, एक फोन पे सब लोग उपलब्ध हो जाते। पर मैंने कहा नहीं, यदि ये रिकॉर्ड हो गया है तो उसको टेलीविजन पे जाना चाहिए। तो फिर वो हम लोगों ने वो छोटी सी कहानी भी दिखाई कि कैसे हम पे हमला हुआ जी। तो उसमें बहुत लोग फ़ोन आए, चिंतित हुए लोग, तो वो तमाम चीज़ें होती, वो एक पार्ट ऑफ जॉब है। मगर फिर भी लगता है कि आज जो कुछ है अपने प्रोफेशन के दम पे, और उस समय उस प्रोफेशन पर बड़ा गर्व होता है कि जब आपकी एक छोटी सी कहानी, हमने एक छोटी सी कहानी की थी बालाघाट में जाके, कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में सामने की दीवारें तो बना दी गई हैं, मगर छत नहीं बनी है जी जी। और अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ सामने। तो उसका रामनाथ गोयन का अवार्ड मिला था। तो लगता है कि नहीं, आप जो कर रहे हो बहुत लोगों की नज़र में कर रहे हो, और इस प्रोफेशन को हम इसलिए बेहतर मानते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप फाइलों में नहीं दफन कर रहे हो, आप जो काम कर रहे हो वो हजारों लाखों लोगों की नज़रों के सामने है। तो एक ना एक दिन आपको सम्मान, पुरस्कार और इज्जत तो मिलती है जी। वर्तमान परिदृश्य में अब चाहे से राजनीतिक संघर्ष का दौर कहें, पहले जो एक सौम्यता और सहजता थी, अब वो राजनीतिक परिदृश्य से गायब है। अब पत्रकारों को पक्षकार के तौर पर भी प्रस्तुत किया जाने लगा है। जो भी खबर जिसके गले नहीं उतरती है, वो तुरंत उस पर, पत्रकार पर या उसकी पत्रकारिता पर टीका टिप्पणी कर देता है। इस प्रकार के दौर में जहां प्रश्न उठाना ही सबसे बड़ा संकट हो, उस दौर में उन प्रश्नों को सहेजना, उनको संकलन करना, और उनको एक बार स्क्रीन पर चली हुई चीज़ विस्मृति में हो जाती है, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड रहता है, उनको किताबों में लिखना, तो एक तो ये करेला और नीम चढ़ा जैसी स्थिति होती है। तो कई जगह आपको आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ा होगा। मैं जानना चाहूँगा कि क्या ऐसी स्थिति बनी कभी? जब ये कहानी, ये किताब लिखना शुरू किया वो 17 दिन, तो लोगों ने कहा कैसे लिखोगे यार, जिसके खिलाफ लिखोगे वो तुमको डंडे मारेगा, कौन छापेगा, केस हो जाएगा, बड़े बड़े लोग हैं। तो पॉलिटिक्स पे लिखना बहुत कठिन काम होता है। मगर चूंकि हम तो उसी प्रोफेशन, हम नहीं लिखेगा तो कौन लिखेगा, है ना, हम नहीं लिखेंगे तो कौन लिखेगा। और अब आप जिसके खिलाफ भी लिख रहे हो, यदि तथ्यों के साथ लिख रहे हो, ऊपर से एक ऑब्जेक्टिविटी के साथ लिख रहे हो, ऊपर से बिना किसी एजेंडे के लिख रहे हो, तो वो आपकी सच्चाई स्वीकारेगा, वो मानेगा कि नहीं ये आपका काम है, आप तो करोगे जी। पर यदि आप किसी एजेंडे के तहत लिखोगे या, तो फिर वो पकड़ में आओगे, फिर आपको उसकी बदनामी या उसकी चीज़ें ढूंढनी होंगी। आप लगातार बेहतर और बैलेंस काम करोगे तो लोग आपको पहचानेंगे कि नहीं आप बेहतर काम करते हो, उनके खिलाफ भी लिखते हो, उनके खिलाफ भी लिखते हो। हम लोग ने हमारे एक प्रोग्राम में घंटी बजाओ, तो पर चूँकि ये 15 साल शिवराज जी की सरकार रही, और हम लोग ने चूँकि हमारे एक प्रोग्राम में घंटी बजाओ, हम लोग सरकार के खिलाफ खबरें करनी पड़ती हैं, तो खबरें की, तो लोगों ने कहा आप तो यार कांग्रेस के आदमी हो, खूब बीजेपी के खिलाफ खबरें करते हो। मैंने कहा ऐसा नहीं है यार, मौका लगेगा तो हम तो सरकार के खिलाफ हैं, सरकार के खिलाफ नहीं, हम व्यवस्था के खिलाफ हैं, व्यवस्था विरोधी लोग हैं, या व्यवस्था में कमियां ढूंढने वाले लोग हैं, और उस जगह के लोग हैं जहां आप रहते हो, है ना, वो सवाल उठाते हो। हम नेताओं से कहते हैं कि आप जो जगह छोड़ के आए हो ना, उस जगह हम लोग रहते हैं, उस जगह आपके परिवार के लोग रहते हैं, तो उस जगह से हम लोग सवाल उठाने वाले लोग हैं, तो हमको वैसा गलत मत समझा करिए आप लोग। ये बार बार उनके दिमाग में भरने की कोशिश करते हैं कि कल आप जब विपक्ष में थे तो हमारे साथ खड़े थे ना, आज हम विपक्ष वालों की बात कर रहे हैं या जनता की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमको गलत मत समझिए, तो वो चीज़ समझते हैं। तो जब सरकार बदली और भली 15 महीने के लिए नई सरकार आई, हम लोगों ने अपना काम तो वही जारी रखा, क्योंकि काम ही है सवाल उठाने। तो फिर जब सवाल उठाया तब लोगों को थोड़ा भरोसा हुआ कि नहीं यार ये तो सही है, माने फिर उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस का ठप्पा लगाना। में बहुत समय से कोई बदलाव, राजनीतिक बदलाव देखा ही नहीं था। एक तरीके से एक पूरी पीढ़ी ने तो दूसरी सरकार देखी नहीं थी, अगर उन सिर्फ 15 महीनों की बात करें। आपने उस पर भी एक किताब लिख दी, तो उस किताब, वो 15 महीने भारतीय जनता पार्टी के लिए भी दुस्वप्न है,
और कांग्रेस के लिए भी एक वो बड़ा कष्ट का समय है, क्योंकि सत्ता आई और चली गई। दोनों के लिए वो 15 महीने बहुत गोल्डन पीरियड तो नहीं कह सकते। आपने उनको बिल्कुल ही रेखांकित कर दिया, उनको पृष्ठांकित कर दिया, तो वो दोनों लोगों के जहन में वो यादें ताज़ा बनी रहेंगी। तो वो उस बदलाव के वक्त में जो आपने बुक लिखी, उसको कहाँ से आपके, हाँ चुनाव है बदलाव का, तो वो कहाँ से एकदम जहन में आया कि ये चुनाव बदलाव का, इसको लिखो? देखो, मैं मानता हूँ कि जो चुनाव है वो चुनाव बहुत छोटी चीज़ नहीं होता है ना, चुनाव बहुत बड़ी चीज़ होता है। उसमें बहुत सारा संसाधन, बहुत सारे लोग, बहुत सारे एस्पिरेशन और एक बहुत बड़ा माहौल होता है। और वह ऐसा माहौल होता है कि जिसमें एक सड़क चलता आदमी भी करोड़ों का जो आसामी होता है, जो उसके सामने हाथ जोड़ के आता है, उसको कुछ भी कह देता है जी। तो और चुनाव के चलते बड़ी बड़ी सत्ताओं का आसानी से हस्तांतरण हो जाता है। एक आदमी जो मुख्यमंत्री है कल एक सामान्य आदमी हो जाता है चुनाव हारने के बाद, एक आदमी जो विधायक है चुनाव हारने के बाद सामान्य आदमी हो जाता है। तो चुनाव हमारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी खूबी है। तो चुनाव पर लिखना मुझे हमेशा से पसंद रहा है, पर लिखने से पहले पढ़ना भी पड़ता है। तो चुनाव पर खूब पढ़ा भी है। तो लगा कि ये बदलाव कैसे होता है ना। जो बदलाव आसानी से नहीं होता, बदलाव के पीछे बहुत सारी कथाएं होती हैं, और वो कथाएं हम चूंकि पत्रकार लोग होते हैं तो बीजेपी वालों के साथ भी होते हैं, कांग्रेस वालों के साथ भी होते हैं, उनकी रणनीतियों को भी देखते समझते रहते हैं। तो लगा ये सारी चीज़ें भी जनता के सामने आनी चाहिए कि जो 15 साल में शिवराज जी की सरकार बदली तो यूं ही नहीं बदल गई। ना तो सरकार आसानी से बनती है, ना सरकार आसानी से गिरती है। तो मैंने पहली किताब जो लिखी थी वो चुनाव राजनीति रिपोर्टिंग 2013 पे, जब शिवराज जी दूसरी बार सरकार। तो मैंने पर जब सरकार फिर बदली तो फिर लगा ये बदलाव आसान नहीं था। इस बदलाव के क्या क्या कारण रहे, क्या क्या होता रहा, तो उस बदलाव को लिखा और चुनाव है बदलाव का लिख दिया। मगर फिर मैंने उस वक्त जो चुनाव है बदलाव की किताब का विमोचन करने कमलनाथ जी आए थे, तो मैंने उनसे कहा था कि सर आपके सामने अब चुनौती है कि मुझे अगली बार चुनाव है बदलाव का ना लिखना पड़े, आप ऐसी सरकार चलाएं कि मुझे फिर बदलाव की कहानी ना लिखना पड़े। मगर मुझे नहीं मालूम था कि बदलाव की कहानी 15 महीने बाद ही लिखनी पड़ जाएगी। तो चुनाव के बदलाव की अब वो जो 15 महीनों के, अगर मैं उसकी उपसंहार की बात करूं, उसके कंक्लूजन की बात करूं, तो वो 15-20 दिन बहुत गहमा गहमी वाले थे, 17 दिन। तो अब आपने उस गहमा गहमी को भी रेखांकित किया, और उस गहमा गहमी में संघर्ष था, जुनून था, षड्यंत्र था, आकांक्षाएं थी, महत्वाकांक्षाएं थी, कईयों के फेवर में था, कईयों के विरोध में था। उन सबको इस चीज के लिए एक तरह से सहमत करना कि मैं ये लिखने जा रहा हूं कि आप वहां गए, आपने उससे बात करी, आपने उसको अपने साथ शामिल किया, तो उनको सहमत कैसे किया जिन किरदारों को आपने इसमें उद्धृत किया है? आपने कहा ना कि उसमें बहुत सारी आकांक्षाएं थी, बहुत सारी इच्छाएं थी, बहुत सारी ताकत लगी थी, बहुत सारा पैसा लगा था। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो जनता की रुचि की चीज़ें हैं। तो ये सब जनता की रुचि की चीज़ें हैं। तो नेचुरली हमारी रुचि की भी चीज़ें कि कौन किसके पीछे था, कौन कहाँ जा रहा था, कौन कैसे आ रहा था, कौन को कैसे सेट किया जा रहा था, किसको कहाँ कुछ दिया जा रहा था। तो ये सब कहना आसान नहीं था, क्योंकि यदि हम किसी के खिलाफ भी खुल के बोलते तो बेसिकली आपके सोर्स होते हैं, हर जगह पॉलिटिक्स में सोर्स होते हैं, उन सोर्स पे आप भरोसा करते हैं, सोर्स आप पे भरोसा करते हैं। तो इस किताब को लिखने के लिए पहले अच्छी बात है, मैं किसी के पास जाके बातें नहीं की, मैंने सबसे फ़ोन पे बातें की। उन लोगों ने मुझे भरोसा करके फ़ोन पे वो सब सुनाया, क्योंकि कोरोना काल था, लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे, और हम लोग भी कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन हो गए थे कमलनाथ जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तो वो जो खाली वक्त मिला, तो फिर उस दौरान हमने कुछ लोगों से बातें की। वो तो उस समय तो हम लोग देख ही रहे थे 17 दिन में क्या क्या होता, बहुत सारी कहानियां थी। तो जब किताब आई तो कुछ लोगों ने कहा यार हमको खलनायक तो नहीं बना दिया। मैंने कहा सर किसी को खलनायक नहीं बनाया, आप सब लोगों को आपकी पार्टी ने एक एक रोल दिया हुआ था, और आप सारे लोगों ने अपने रोल का बखूबी निर्वहन किया, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे बीजेपी के लोग, सब ने एक एक रोल प्ले किया, और सबका थोड़ा थोड़ा हिस्सा था। मगर जब ऊपर आके आप देखते हो तो लगता है एक सारी घटनाएं कहाँ कहाँ चल रही थी। भोपाल में तो हो रहा था डेवलपमेंट, बेंगलोर में हो रहा था, दिल्ली में हो रहा था, जयपुर में हो रहा था, सब जगह। तो पर ये सब चीज़ें आप अखबारों में नहीं पढ़ पाते ना, अखबार हम ही लोग जान पाते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा था। तो ये सब चीज़ जब आप एक साथ रखते हैं किसी जगह तो लोग पढ़ते हैं। कुछ लोगों ने कहा, खासकर मेरे पिताजी ने, यार तुम तो ऐसे लिखा है जैसे तुम साथ साथ चलते रहे सबके साथ। तो पढ़ने का जो फीलिंग आती है कि, और यही एक पत्रकार की और उसके संपर्कों की ताकत है जो इस किताब में है, कि आप कहीं थे नहीं मगर आप थे, और उसी थे को आपने फिर सबके सामने ला दिया बिना किसी की दुर्भावना के साथ। यदि हम किसी दुर्भावना के साथ लिखते तो हमें ये किताब जलाई जाती और हम पे 4-5 केस। अभी ये किताब जहाँ तक मेरी जानकारी में है ये आउट ऑफ स्टॉक चल रही है।
तो कई बार मतलब इसमें वो लोग भी रुचि ले रहे हैं जिनको जो इसको सहजता से नहीं ले पा रहे हैं, वो एक बार पढ़ के जरूर देख रहे हैं कि मेरे विषय में वैसा क्यों लिखा। तो कहीं एक आध बार ऐसा हुआ कि किसी किरदार ने आपसे ये कहा हो कि नहीं उसके साथ थोड़ा सा न्याय नहीं हुआ है, कहीं गुंजाइश रह गई, शिकायत की हो? नहीं, ये तो थोड़ा बहुत है, मगर गोविंद राजपूत जी ने अपना एक मैसेज जारी किया था, उनको किताब दी तो उन्होंने जब कुछ चीज़ें पलटाई तो उन्होंने खुद कहा, मेरे कैमरे के सामने कहा कि यार इसमें तो कुछ बहुत सारी वो बातें हैं जो सिर्फ हम ही जानते थे, तुमको कैसे पता लग गई? तो मैंने कहा सर यही पत्रकारिता और पत्रकार की ताकत है, जो हम लोगों के पास होते हैं, लोग हम पे भरोसा करते हैं और सारी चीज़ें बता देते हैं और उसको हम लोग खूबसूरती से लिख देते हैं बिना किसी दुर्भावना के साथ और बिना किसी पे कीचड़ उछाले हुए। तो यही वजह है कि आगे लिखने के रास्ते खुले रहते हैं। अदरवाइज लिखना तो बहुत आसान है, किसी के खिलाफ कुछ भी लिख दो, मगर पर्चा लिखने, अखबार लिखने और किताबें लिखने, तीनों बहुत फ़र्क होता है। बहुत सही बात कही। जैसा आपने कहा कि चूंकि पत्रकारिता का मूल धर्म किसी के विरुद्ध नहीं है, ये सिर्फ व्यवस्था के विरुद्ध है और व्यवस्था के भी विरुद्ध नहीं है, व्यवस्था में पल रही उन खामियों के विरुद्ध है जिनके लिए वो व्यवस्था बनाई जाती है कि व्यवस्था उन खामियों को न पनपने दे या उनको दूर करे। तो उसका सिर्फ ध्यानाकर्षण मात्र है, कालांतर में उसके मतलब तमाम हो गए। लेकिन व्यवस्था के विरुद्ध लगातार बिगुल फूकना, लगातार घंटी बजाना तो एक मानस बना लेता है आदमी की। ये सॉफ्ट से चेहरे के व्यक्ति के पीछे जो है बहुत ही तीखा सोचने वाला आदमी है। तो लोग पूछते तो होंगे कि आप बहुत सॉफ्ट दिखते हैं, लेकिन आप जब भी स्क्रीन पे होते हैं तब आप हमेशा संहार करते ही नजर आते हैं। वो उसको आप संहार के रूप में मत लीजिए, वो बेसिकली हमारा काम ही है वो। जी। हम पत्रकारों का काम ही है कि व्यवस्था में जो खामियां हैं उसको सरकार के सामने लाना। जी। और बड़े दिल वाला यदि राजनेता होता है तो उसको वैसे ही लेता है कि हाँ चलो ठीक है, ये आपका काम है, हमारा काम सरकार चलाना, सरकार सोचती है और हमारा काम उस सरकार में उस खामियों को उजागर करना है जिससे कि जनता के लिए बेहतरी हो। तो ये हम अपना ध्यान लेके चलते हैं, कभी ये बिल्कुल नहीं सोचते हम किसी का शिकार कर रहे हैं, किसी का संहार कर रहे हैं। जिस दिन ये सोचने लगेंगे तो ज़्यादा दिन लंबे समय तक इस प्रोफेशन में रह नहीं पाएंगे। तो ज़मीन पे पाँव रहें, जनता ताकत देती है और वो जो सामने वाला जो नेता है वो भी समझता है कि आप किसी इंटेंशनली कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। आपका जो काम है वो काम ऑब्जेक्टिविटी के साथ, ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ कर रहे हैं तो हर आदमी तारीफ करता है। तो कभी हम उस ट्रैक पे ना तो किसी को जाना चाहिए, यदि जाना हो तो दूसरे तरीके से आप पत्रकारिता छोड़ दीजिए, फिर चले जाइए, फिर वो काम करने लगिए। मगर यदि आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो ईमानदारी से करिए, तभी आपकी लोग इज्जत करेंगे, वरना फट से आप पे तोहमत लगाने लगे। जी। जिस प्रकार से वर्तमान जो पत्रकारीय परिदृश्य चल रहा है, अब चूँकि पहले तो पत्रकारिता से संबंधित पाठ्यक्रम कम हुआ करते थे, विश्वविद्यालय महाविद्यालय कम हुआ करते थे, अब पत्रकारिता को लेकर एक लोगों में रुचि जागी है। बहुत सारे छात्र छात्राएं पत्रकारिता के विभिन्न आयामों को पढ़ रहे हैं। तो एक बतौर एक पत्रकार, एक लेखक, एक विचारक, आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहते हैं कि वो इस प्रोफेशन में अगर वो आना चाहते हैं तो हर चीज़ के कुछ मूल गुणधर्म होते हैं, तो क्या वो सोच कर आएँ? क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सोच के बहुत ग्लैमर मिलेगा, बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा, बहुत रिगार्ड मिलेगा, मतलब कुछ नहीं है तो पत्रकारिता में आ जाओ, इसमें बड़ा स्कोप है, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, उनको बस यही बोलना चाहेंगे कि आपका ये जो स्टूडियो है ना, लोगों को बहुत लुभाता है। हर आदमी जो पत्रकारिता कोर्स में एडमिशन लेता है बस यहाँ के एंकर ही बनना चाहता है, मगर वो बिल्कुल ना सोचिए कि पत्रकारिता का रास्ता बहुत संघर्ष वाला है, भरा है, बहुत मेहनत भरा है, खूब पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है। जब आप लिख पाओगे तभी लिख पाओगे जब कुछ पढ़ पाओगे। आपको पढ़ने के लिए समय निकालना पड़ता है, मारामारी होती है, वक्त की कमी होती है, कोई चीज़ शेड्यूल नहीं होती, खासकर टेलीविज़न में। तो रास्ता आसान नहीं है जो आप हमको इस तरफ देख रहे हो। तो कम से कम 25-30 साल का संघर्ष है, 4 किताबें हैं, उसके साथ साथ अपनी PhD भी है, तो तमाम चीज़ें हैं। तो सोच समझ के आइए, रास्ता आसान नहीं है, मगर हाँ इज्जत बहुत मिलती है। तो वो इज्जत कमानी पड़ती है आपको, और इज्जत एक दिन में नहीं कमाई जाती, वो मेहनत से कमाई जाती है। तो सबसे आसान रास्ता तो वही होता है कि लोगों को लगता है कि हम पत्रकारिता मतलब एक पत्रकारिता का कोर्स करेंगे और कल को आपके साथ स्टूडियो में बैठ के एंकर करने लगेंगे, मगर स्टूडियो तक पहुँचने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो बेहतर है तैयारी के साथ आएँ, सोच समझ के आएँ। आसान रास्ता नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत, पर हाँ प्रसिद्धि है, पहचान है, इज्जत है, स्वाभिमान है, सब चीज़ें हैं, मगर रास्ता आसान नहीं है। मैं इसे दुर्लभ संयोग ही कहूँगा कि एक टीवी पत्रकार से कोई व्यक्ति या जनता टीवी रिपोर्टाज की जगह, स्पेशल रिपोर्टिंग की जगह, स्पेशल स्टोरी की जगह जब उससे अगली
बुक की उम्मीद रखने लगती है कि उसकी अगली किताब कब आएगी। ये इस टाइप का दुर्लभ संयोग है कि व्यक्ति बहुत ख्याति प्राप्त टीवी पत्रकार है, तो लोग उसकी इस विषय पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वो कौन सी विषय से स्टोरी करेंगे, वो ये ध्यान दे रहे हैं क्योंकि आपने जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस की हैं बुक्स को लेके, अपनी किताबों को लेकर, तो पाठकों का यही रहा है कि सर अगला किस विषय पर लिख रहे हैं। तो प्लॉट सोच समझ कर तैयार करते हैं कि एक कोई आता है किसी सब्जेक्ट पे और फिर लिखना शुरू कर देते हैं। मतलब कोरोना काल में भी कोई किताब लिख सकता है, तो आपदा में अवसर तो आपने ही तलाशा है। बिल्कुल। नहीं, बेसिकली हम लोग तो पत्रकार हैं भाई, हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं, कब अच्छी खबर कहाँ मिल जाओ, खबर कैसे आती है आपको नहीं मालूम होता है। तो पहले ही हमने किताब लिखी चुनाव पे कि चुनाव पे कुछ लिखना चाहिए। उस चुनाव में बहुत पुराने चुनाव का भी जिक्र किया कि पहले चुनाव कैसे होते थे, पहला चुनाव, दूसरा चुनाव, तीसरा चुनाव। फिर अपने किस्से लिखते रहे तो लगा ये भी किताब हो सकती है। फिर चुनाव जब सरकार बदल गई तो उस पर भी किताब लिख दी। और फिर एक हम नई एक बेसिकली अब एक उपन्यास लिख रहे थे, क्योंकि अब वो आने लगा है धीरे धीरे। लोग कहते हैं आप अच्छा लिख लिए, तो हमको नहीं मालूम, पर लोग कहते नहीं आप अच्छा लिख लिए, तो लिखते हो तो ऐसा लगता है कि आप उस मौके को पहुंचा देते हो, साक्षात करवा देते हो। आपकी भाषा में रवानी है, प्रवाह है, और आप वो दृश्य क्रिएट कर देते हो। हमें किसी एक पाठक ने हमसे कहा कि आप जो शब्दों की वीडियोग्राफी करते हो ना, वो बहुत अच्छा लगता है, और आप हाथ पकड़ के उस जगह तक ले जाते हो, दिखा देते हो, और फिर लगता है इतनी जल्दी हाथ क्यों छोड़ दिया। तो ये लिखने की ताकत है, धीरे धीरे आती है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से आ जाती, लगातार कोशिश करने से। मगर हम एक उपन्यास लिख रहे थे एक लड़की की संघर्ष वाली जिंदगी पे, और उस बीच में कमलनाथ जी की सरकार गिर गई, तो आपदा आई, और आपदा में फिर ये हुआ कि हम लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया। तो फिर उसमें हम क्वारंटाइन घर पे रहे, सोचा अब क्या किया जाए, खाली बैठे बैठे नेटफ्लिक्स देखने का मन नहीं होता बहुत ज़्यादा तो सोचा क्या किया जाए। तो लगा कि ये बहुत बड़ी चीज़ है जो किसी को मालूम नहीं है, और आपको चूँकि मालूम है तो जनता के सामने लानी चाहिए। तो वो जो एक अधूरा सा उपन्यास था, वक्त मिला तो पूरा करूँगा, नहीं तो फिर कुछ आपदा आ गई तो फिर एक अवसर तलाश लेंगे। जी। सुन विराट तू लाख कहे, पर मुझको है मालूम कि तुझसे लेख नहीं छूटेगा। सच कहता हूं तू लिखता कब है, तुझसे लिखा लिया जाता है। तेरे विचारों के भंवर में तुझको डुबा लिया जाता है। देने वाले ने दे रखी चंदन पर चिंगारी, तुझको आग लगेगी धुआं उठेगा। तो जब जब भी व्यवस्था में कहीं भी समस्या होगी, एक पत्रकार की आवाज़ मुखर होगी, और अगर वो पत्रकार आम जनता से वाबस्ता है, वाकई में व्यवस्था के सुधार के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, तो फिर उसका दर्द लेखन में भी झलकेगा, वो झलक उसकी लेखनी में भी दिखेगी। तो टीवी पत्रकारिता, साहित्यकार, लेखक और विचारक, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का अद्भुत कॉकटेल आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। तो आज के इस कार्यक्रम में हमें इतना सर आपने समय दिया, और जिस प्रकार से वही उसी सहजता से आपने इन सारे प्रश्नों का सर जवाब दिया, अपने विचार साझा किए। पत्रकारिता के क्षेत्र में आने वाले नवोदित छात्र छात्राएं और जो पत्रकारिता कर रहे हैं उनके लिए, और वाकई में पत्रकारिता का ध्येय क्या होना चाहिए, उस विषय पर निश्चित रूप से आपका ये जो साक्षात्कार है वो दुर्लभ साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार जो मुझे बुलाया, और आपके चैनल को बहुत सारी शुभकामनाएं।